अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, आज हमारा जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 4 और उसका टॉपिक है सेल साइकिल। तो देखें, सेल साइकिल में जाने से पहले हमें सेल के बारे में मालूमात होनी चाहिए। सेल दो हैं, एक प्लांट सेल है और एक एनिमल सेल है। और जिस साइंटिस्ट ने पहली बार यानी सेल को डिस्कवर किया था उसका नाम रॉबर्ट हुक था, जिन्होंने एक कॉर्क का स्लाइस लिया था और माइक्रोस्कोप के अंदर जब स्मॉल बॉक्सेस देखे तो उसने बाद में इनको सेल्यूला या सेल का नाम दिया था। अब याद रखिएगा इस सेल की इंपॉर्टेंस क्या है। याद रखिएगा तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल थ्योरी क्या कहती है। सेल थ्योरी किस साइंटिस्ट ने दी थी? शेल्डन, श्वान और रोडोल्फ विर्चो, ये तीन साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल थ्योरी के बारे में बताया था। सेल थ्योरी यही कहती है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स। तमाम दुनिया में जितने भी जानदार हैं, चाहे वो पौधे हों चाहे वो एनिमल्स हों, तो सब किससे बने हैं? सेल से, या वो वन सेल से बने हैं या मल्टी सेल्यूलर हो सकते हैं। और सेल थ्योरी का दूसरा पोस्टुलेट ये कहता है कि न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। नए सेल्स पुराने सेल्स की डिवीजन से ही बनते हैं। अब स्टूडेंट्स याद रखिएगा ये सेल साइकिल क्यों जरूरी है। सेल के बारे में अब आपको पता चल गया। सेल साइकिल के कुछ फेजेस हम आएंगे वहां पर। तो अगर ये सेल साइकिल ना हो तो क्या होगा स्टूडेंट्स? डेवलपमेंट नहीं होगी। यानी अभी जो जाइगोट बनता है, जाइगोट के बाद अंदर डेवलपमेंट होती है, उसमें ऑर्गेनल्स बनते हैं, वो नहीं बनेंगे। अभी हम देखें, पहले छोटे बच्चे थे, अभी आहिस्ता आहिस्ता बड़े हो गए, तो ये ग्रोथ हो रही है हमारी। तो अगर सेल ना होता या सेल साइकिल नहीं होता तो ग्रोथ भी नहीं होती। इसकी इंपॉर्टेंस बता रहा हूं। या हमारे जिस्म में कहीं कट लग जाता है, जख्म होता है, फिर ये बाद में हीलिंग होती है इधर, ठीक है ना, नए सेल्स आते हैं और दोबारा से ये सही होता है। तो हीलिंग ऑफ वॉन्ट ये भी नहीं होता। इसी तरह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सही है, जनरेशन बढ़ रही है, दो पेरेंट्स मिलते हैं और वो न्यू ऑफस्प्रिंग्स बनाते हैं। अगर ये सेल साइकिल नहीं होगा तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी नहीं हो सकती। और कुछ ऑर्गेनिज्म में जैसे प्लांट्स हैं उनमें एसेक्सुअल है, सिंगल पेरेंट से यानी जनरेशन आगे बढ़ती है। तो अगर ये सेल साइकिल नहीं होगा तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी नहीं होगी। तो इसलिए इसके बहुत इंपॉर्टेंस है। और याद रखिएगा हमारे वालिदैन के कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे अंदर पाए जाते हैं। तो अगर ये सेल नहीं होता तो सेल साइकिल नहीं होता तो ये ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स नहीं होते। चले, ये हो गया इंपॉर्टेंस। अब आते हैं सेल साइकिल क्या चीज है। देखें, सेल साइकिल कहां हो रहा है? सेल के अंदर ही हो रहा है। सेल पीछे ऑर्गेनल्स आप पढ़ चुके हैं। Cell cycle, it is a sequence of events which involve growth of newly formed cells. याद रखिएगा, एक जो पेरेंट सेल होता है, ये क्या है? पेरेंट का सेल है। पेरेंट सेल उसे कहते हैं जो सिंगल सेल होता है और डिवाइड होके ये दो सेल्स बने, और जो डिवाइड होके बनते हैं इनको क्या कहते हैं? डॉटर सेल्स। तो याद रखिएगा यही जो सीक्वेंस है इवेंट्स, सही है, मुख्तलिफ जो इवेंट्स होते हैं और जिसकी वजह से न्यू सेल्स के अंदर ग्रोथ होती है, उसको हम क्या कहते हैं? सेल साइकिल, ठीक है ना। अभी जैसे वाटर साइकिल आपने पढ़ा है, सबसे पहले क्या होता है? हीटिंग होती है, हीटिंग के नतीजे में ऑपरेशन, फिर ऑपरेशन के बाद कंडेंसेशन, कंडेंसेशन के बाद क्या होता है? फिर रेन होती है, रेनफॉल होती है, स्नोफॉल होती है। वो एक साइकिल होता है जो रिपीट होता है। इसी तरह ये साइकिल भी रिपीट, साइकिल उसी को कहते हैं जो बार बार रिपीट होता हो, ठीक है। तो ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट क्या करता है? न्यू सेल्स को ग्रो करता है। अब याद रखिएगा सेल साइकिल में दो फेजेस हैं, दो मरहलों से सेल गुजरता है। पहला जो मरहला है, फर्स्ट फेज इज कॉल्ड इंटरफेज, व्हाइल सेकंड फेज इज कॉल्ड माइटोटिक फेज। इंटरफेज अगर 3 यानी फेजेस में मुकम्मल हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? इंटरफेज कंप्लीट हो गया कहेंगे। जब ये G1 या गैप 1 कहते हैं, सिंथेसिस फेज, G2 फेज, नाम आपको याद हो गए। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं कि G1 फेज को हम कैसे पहचानेंगे। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, कभी सेल गैप 1 फेज में जाता है तो वहां पे न्यू सेल्स बनते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक सिंगल सेल था, अब यहां क्या हो गए? न्यू सेल्स बन गए। या ये देखें, ये एक सिंगल सेल था, यहां डिवीजन हो गई, कितने सेल्स बने? अब कितने हो गए? 4। अब कितने हो गए? तो याद रखिएगा इट स्टार्ट विद प्रोडक्शन ऑफ न्यू सेल्स। यहाँ पहले एक सिंगल सेल था, फिर बाद में ये न्यू बनते गए। तो गैप 1 में न्यू सेल्स बनते हैं, ये साइज में बड़े होते हैं। अब जाहिर सी बात है जितना ये यानी नंबर में ज्यादा होंगे, नंबर बढ़ता जाएगा, साइज भी
बड़ा होता जाएगा। तो दूसरी अलामत क्या है गैप वन फेज की, कि सेल साइज में भी बड़ा होगा और नंबर भी इसका इंक्रीज होगा, ठीक है। और तीसरी चीज क्या है, यहाँ प्रोटीन सिंथेसिस होती है, पीछे पड़ा था जो राइबोसोम का काम है सेल के अंदर, जो हमारे यानी बॉडी के अंदर होने वाले रिएक्शंस को स्पीड अप करते हैं, ये भी बनेंगे। और डीएनए जिस चीज से मिलके बना है उनको हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। तो यहाँ न्यूक्लियोटाइड्स भी बनेंगे और न्यूक्लियोटाइड्स के जरिए रेप्लिकेशन वो प्रोसेस है जिसके जरिए डीएनए की कॉपीज बनती है, ठीक है। तो एंजाइम न्यूक्लियोटाइड्स बनेंगे और यहाँ क्या होगा, सेल अपने आप को नेक्स्ट फेज में जाने के लिए तैयार करेगा। नेक्स्ट फेज क्या है, एस फेज या सिंथेसिस फेज जिसे हमने कहा था। अब सिंथेसिस फेज को कैसे पहचानते हैं, याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जब डीएनए मुकम्मल सिंथेसाइज हो जाए, इसके स्ट्रैंड्स बन जाए, तो इसका मतलब ये किस फेज में चला गया है, सिंथेसिस फेज में। और यहाँ पर क्या होगी, जेनेटिक मटेरियल की दो कॉपीज बनेंगी, एक स्ट्रैंड ऐसे बनेगा, दूसरा स्ट्रैंड, तो दो कॉपीज जब इनकी बन जाएंगी तो ये क्या कहलाता है, यानी जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए रेप्लिकेशन के जरिए अपनी दो कॉपीज बनाएगा। अब ये तो दो चीजें थी, तीसरी चीज कैसे पहचानेंगे, जो क्रोमोसोम्स हैं, ये देखें, ये क्रोमोसोम कहलाता है, क्या कहलाता है, क्रोमोसोम। Therefore chromatids are two, यहाँ कितने ये क्रोमेटिड्स कहलाते हैं, ये दोनों क्या कहलाते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स। सिस्टर क्रोमेटिड्स कितने हैं, दो हैं, सही है। अब यहाँ पर सिस्टर क्रोमेटिड्स जिस एरिया से यहाँ अटैच हैं, इस अटैचमेंट को कहते हैं सेंट्रोमेयर। तो याद रखिएगा सिंथेसिस फेज में दो क्रोमेटिड्स बनेंगे, कहां पे बनेंगे, क्रोमोसोम में। और ये जो क्रोमेटिड्स हैं, जो सिस्टर क्रोमेटिड्स जिस जगह के साथ अटैच होती है, इसको सेंट्रोमेयर। तो क्रोमेटिड्स फॉर्मेशन भी सिंथेसिस फेज में होता है और क्रोमोसोम्स भी कहां, ये सेंट्रोमेयर भी कब बनेगा, सिंथेसिस फेज में। अब सिंथेसिस फेज के बाद नया फेज क्या कहलाता है, G2 फेज। G2 फेज को आप कैसे पहचानेंगे, याद रखिएगा, आप माइटोसिस पढ़ के आ चुके हैं। माइटोसिस वो सेल डिवीजन है जिसमें सेल डिवाइड होकर कितने डॉटर सेल्स बनाता है, दो डॉटर सेल्स बनाता है, ठीक है। तो अब यहाँ G2 फेज में ये माइटोटिक फेज में चला जाएगा, यानी ये डिवीजन के लिए अब तैयार हो जाएगा। यहाँ प्रोटीन्स बनेंगे और ये प्रोटीन फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स, ये देखिए, ये सेल के अंदर क्या बने, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, इनको क्या कहते हैं। तो G2 फेज में एक तो माइटोसिस के लिए सेल तैयार हो जाता है, दूसरा ये स्पिंडल फाइबर्स बनाता है, और तीसरी चीज याद रखिएगा स्टूडेंट, सेल डिवीजन के लिए चाहिए एनर्जी। क्या चाहिए, एनर्जी एटीपी की फॉर्म में चाहिए। तो अब एटीपी के लिए पावर हाउस कौन था एनर्जी का, माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ याद रखिएगा G2 फेज में एनर्जी प्रोडक्शन के लिए ज्यादा से ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया भी बनेंगे। जब ये तीन फेजेस कंप्लीट हो जाएं तो आपका इंटरफेज कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद एक G0 फेज है, वो हम नेक्स्ट उसमें पढ़ाएंगे, और उसके बाद माइटोटिक फेज पढ़ाएंगे। तो यह आपका यानी इंटरफेज कंप्लीट हो जाता है यहाँ।